जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अपने देश में एक कहावत खूब प्रचलित है कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। यही हाल दोस्तों अब पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई का होता हुआ दिख रहा है। जिन सिद्धांतों का पालन बी.आर. गवई ने अपने पूरे कार्यकाल में नहीं किया, जिन सिद्धांतों को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए ब्रीच किया उनका, आज वो उन्हीं सिद्धांतों के पालन की पीपड़ी बजा रहे हैं, उन्हीं सिद्धांतों को फॉलो करने की नसीहत दे रहे हैं। जो मौजूदा सीजेआई है, सूर्यकांत या फिर कोई भी जजेस हों, उन्हें एक मूल सिद्धांत बताते हुए दिख रहे हैं। इतना ही नहीं, जो बी.आर. गवई साहब के ऊपर मोदी विरोधी का बहुत सारे जो ओपिनियटेड लोग हैं, जिन्होंने ओपिनियन दिए हैं, एक तरीके से मोदी विरोधी का ठप्पा लगा दिया है, उस पर भी दर्द छलका है बी.आर. गवई साहब का। और बी.आर. गवई साहब जिन सिद्धांतों की आज पिपड़ी बजा रहे हैं, उन्हीं की वजह से अब वो एक बार फिर से घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं कि दूसरे लोगों को आप नसीहत दे रहे हैं, लेकिन आपने कभी सर्वोच्च पद पर बैठे हुए उनको फॉलो नहीं किया। तो इसलिए लोग कह रहे हैं कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। क्या है ये पूरा मामला, आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। और आप लोगों से भी मुझे फुल पार्टिसिपेशन चाहिए। आप लोग भी अपने विचार, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में व्यक्त करके जरूर बताएं, जो भी आपके दिमाग में चल रहा है। चलिए सीधे मुद्दे पर आता हूं। बी.आर. गवई साहब एक कॉन्क्लेव में पहुंचे हुए थे। वहां पर बी.आर. गवई साहब कह रहे थे कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के या कोई भी जजेस हों, उन्हें फैसला देते समय हमेशा एक बात को लेकर सतर्कता बरतनी चाहिए कि जिस मुद्दे पर वो सुनवाई कर रहे हैं, उसी मुद्दे पर स्टिक रहें, इधर उधर की बात ना करें। यानी कि अगर आप इधर उधर की बात करेंगे, उस मुद्दे से भटकेंगे, कोई एक्स्ट्रा अपनी तरफ से अनर्गल टिप्पणी करेंगे, तो यकीनन तौर पर वो कंट्रोवर्सी का हिस्सा बनेगा और लोग उस पर आकर ओपिनियन देंगे। अब यहां पर दोस्तों दिलचस्प बात यह है कि बी.आर. गवई साहब सर्वोच्च पद पर बैठे हुए थे और भगवान विष्णु का मामला इनकी बेंच के सामने जाता है। मध्य प्रदेश का भगवान विष्णु का मामला, जिसमें याचिकाकर्ता जो डैमेज हुआ है मूर्ति को, उसको ठीक करने की बात करते हैं। जो भी मंदिर परिसर में जो कुछ भी ठीक होना था, उसकी बात की जाती है, उसकी मांग की जाती है सुप्रीम कोर्ट में। तो उस समय जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई हुआ करते थे, उनकी तरफ से क्या टिप्पणी दी गई थी भगवान विष्णु पर, किसी से भी ये छिपा नहीं है। केस से एक कदम अलग हट करके जो अनर्गल टिप्पणी दी गई, जिसका उन्हें सामना भी करना पड़ा लोगों के गुस्से का, तो उस समय ये बी.आर. गवई साहब के सिद्धांत कहां चले गए थे। और उसी के बाद में हमने देखा कि हमारी न्यायपालिका के पटल पर एक ऐसी हरकत होती है जिसने लोकतांत्रिक व्यवस्था को शर्मसार कर दिया, जो हमारे इतिहास में सबसे शर्मनाक कह लीजिए हरकत है। मैं बिल्कुल भी ऐसे काम को जस्टिफाई नहीं करता। ये मैं जूता कांड की बात कर रहा हूं कि एक सिटिंग सीजेआई की ओर जूता फेंका जाए, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन यहां पर समझने की बात यह है कि बी.आर. गवई के उस स्टेटमेंट की वजह से, जो उन्होंने भगवान विष्णु के ऊपर टिप्पणी की, वो जो कुछ भी हुआ कोर्ट में जूता फेंकने वाला इंसिडेंट, वो उसी की वजह से तो हुआ। अगर बी.आर. गवई साहब हिंदुओं की सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करते, अगर वो एक अनर्गल बयान नहीं देते, तो मुझे लगता है कि अगर उन्हें फैसला खिलाफ में भी देना था तो उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन बी.आर. गवई साहब ने ऐसी अनर्गल टिप्पणी करी कि वहां पर एक एडवोकेट राकेश किशोर ने इस तरीके की हरकत कर दी। मसलन मैं अभी उसमें नहीं पढ़ना चाहता कि वो जस्टिफाइड है या फिर नहीं, लेकिन यहां पर समझने वाली बात यह है कि बी.आर. गवई साहब जिस संयमता की बात कर रहे हैं आज, सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होने के बाद में कॉन्क्लेव में बैठ करके, इन सिद्धांतों का पालन उन्होंने तब नहीं किया। अब आप कैसे यू टर्न लेते दिख रहे हैं, अब आप कैसे दूसरे जजेस को नसीहत देते हुए दिख रहे हैं, सुझाव देते दिख रहे हैं। देखिए, ये 21वीं सेंचुरी है। यहां पर लोग अपना ओपिनियन रखने के लिए पूरी तरीके से आजाद हैं, वो अपनी बात रख सकते हैं और ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। और ओपिनियन रखने की जब बात आती है तो संवैधानिक जो है व्यवस्था के दायरे में रह करके, चाहे सरकार हो, सुप्रीम कोर्ट हो, विपक्ष हो, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंस्टीट्यूट हो, उस पर हम अपनी बात रख सकते हैं। तो ऐसे ही बी.आर. गवई साहब के खिलाफ में बहुत सारे ओपिनियन उस कांड के बाद में हमने देखे थे। अब एक और मुद्दे पर आ जाते हैं। बी.आर. गवई साहब के ऊपर एक तबका है जिन्होंने मोदी विरोधी होने का एक तरीके से ठप्पा लगा दिया था। जितने भी उनकी तरफ से फैसले लिए गए हों, चाहे फिर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के जो
बुलडोजर मॉडल है उसकी व्यवस्था पर टीका टिप्पणी हो, उसको जूरी, जज और जल्लाद कह देना, असंवैधानिक करार दे देना बुलडोजर की जो है प्रक्रिया को, वो भी तब जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी की गई तमाम गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए वो जो है एक के बाद एक बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही थी, या फिर मोदी सरकार के खिलाफ में कुछ फैसले लेने हो, जाते जाते भी ट्रिब्यूनल व्यवस्था को, जो ट्रिब्यूनल बिल था उसको असंवैधानिक करार देकर के चले गए। तो उसके बाद में बहुत सारे लोगों ने कमेंट करे और लोगों ने कहा कि ये कहीं ना कहीं मोदी विरोधी छाप छोड़ करके जा रहे हैं। तो इस पर भी दर्द छलका है बी.आर. गवई साहब का। बी.आर. गवई साहब कह रहे हैं कि किसी भी जज का कार्यकाल उसके उन फैसलों से जज नहीं करना चाहिए कि उसके कितने फैसले सरकार के पक्ष में रहे हैं और कितने फैसले सरकार के खिलाफ में गए हैं। इसके पीछे जो इंटेंट है वो ये देखना चाहिए कि क्या वाकई में हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए यह फैसला सुनाया गया, क्या वाकई में इस देश के 140 करोड़ लोगों के हित के लिए यह फैसला सुनाया गया। अच्छी बात है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि न्यायिक व्यवस्था में सुधार के लिए जो ट्रिब्यूनल बिल पेश किया गया, जिसको असंवैधानिक करार दे दिया गया, यह किस तरीके से इस देश की जनता के लिए फैसला था। एनडीए की सरकार को इस देश की जनता ने चुना है। ऐसा तो नहीं है कि कोई 2-4 लोगों ने बैठ करके चुन लिया हो। पूरे देश में वोटिंग होती है, उसके बाद में एक सरकार को चुना जाता है और वो सरकार सदन के दोनों पटलों पर, चाहे फिर वो लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, वहां पर बहस करके उस बिल को पारित करती है। यानी कि पूरे संवैधानिक प्रोसीजर को फॉलो करते हुए उस बिल को पारित किया जाता है। लेकिन कुछ जयचंद आते हैं और सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल करते हैं उस बिल के खिलाफ में, और कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा नियुक्त किए गए सीजेआई साहब उस बिल को असंवैधानिक करार दे देते हैं। अब आप लोग समझिए, एक कॉलेजियम सिस्टम जिसमें सिर्फ कुछ ही लोगों की टीम बैठी हुई है एक सीजेआई को नियुक्त करने के लिए, जिस पर भी बहुत सारे गंभीर आरोप लगे हुए हैं, कॉलेजियम पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, खैर वो एक अलग मुद्दा है। तो एक सीजीआई को चुनने के लिए कुछ चंद लोगों की टीम डिसाइड करती है कि चलो भाई हां, इस शख्स को सीजीआई बनाते हैं। दूसरी तरफ 140 करोड़ जो जनता है हिंदुस्तान की, वो एक सरकार को चुनती है और वो सरकार बाकायदा संवैधानिक प्रोसीजर को फॉलो करते हुए उस बिल को जो है तैयार करती है। बिल को पारित किया जाता है, हर तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल जाता है। लेकिन कुछ जयचंदों की पिटीशन पर पूर्व सीजीआई बी.आर. गवई साहब सुनवाई करते हुए उस बिल को ही असंवैधानिक करार दे देते हैं। तो फिर यहां पर आप ये बताइए कि यह फैसला लोगों के हित में कैसे हो गया। यह फैसला 140 करोड़ जो जनता हिंदुस्तान की, उसके जनमत का कहीं ना कहीं एक तरीके से अपमान नहीं है कि जिस सरकार को उसने चुना और उस सरकार ने जब यह बिल पारित किया तो आपने आकर के उस बिल की धज्जियां उड़ा दी। तो इसलिए बी.आर. गवई साहब को अपने कार्यकाल के दौरान सोचना चाहिए था कि उनकी छवि अगर मोदी और योगी विरोधी बन रही है, अगर भाजपा और एनडीए विरोधी बन रही है, तो इसके पीछे की वजह क्या है। ना कि अब जब सब कुछ उन्होंने कर दिया है, जाते जाते एक फैसला सुना करके चले गए ट्रिब्यूनल बिल पर। अपनी एक धाकड़ जो है छवि स्थापित करने के चक्कर में बी.आर. गवई ने सब कुछ मटिया पलीत कर दिया। और इसी वजह से अभी कुछ दिन पहले ही मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की तरफ से यह कहा गया कि पता नहीं जजेस को क्या हो जाता है, उन्हें जैसे ही लगता है कि उनकी रिटायरमेंट की जो है डेट नजदीक आ रही है और वो आनन फानन में ताबड़तोड़ फैसले सुनाने लगते हैं। यानी कि आखिरी जो 6 बॉलें बची हैं उस पर छक्के लगाने की कोशिश करते हैं और उसकी वजह से कई बार ऐसे फैसले निकलकर सामने आते हैं जिनको या तो बाद में पलटा जाता है या फिर देश की जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ता है। और यही बी.आर. गवई साहब ने किया था। अपने आखिरी ओवर की कुछ बॉलों पर जो उन्होंने बड़े शॉट खेलने की कोशिश की थी, उसकी ही बात कर रहे थे सीजेआई सूर्यकांत साहब। और अब आज जिन सिद्धांतों की पिपड़ी बजाई जा रही है, आज जिन सिद्धांतों की बात की जा रही है, बी.आर. गवई साहब, आप जब सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए थे, तब शायद आप अगर इन सिद्धांतों को फॉलो करते तो यकीनन तौर पर इसकी नजीर पेश की जाती। यकीनन तौर पर कहा जाता कि बी.आर. गवई साहब का कार्यकाल कितना ज्यादा साफ सुथरा था, कितने एक अच्छे सीजीआई बन के उभरे थे। तो यह सब कुछ मुझे लगता है कि रिटायरमेंट के बाद में, उस पद को त्यागने के बाद में अगर होती है तो इनका कोई मतलब नहीं रह जाता।
और आपसे इंस्पिरेशन कैसे दूसरे जजेस ले सकते हैं जब आप खुद जो है योगी बाबा के बुलडोजर मॉडल पर अलग से टिप्पणियां करने लगते हैं। आपने सुप्रीम कोर्ट में फैसला दिया, अच्छी बात है। आप जाकर तमाम मंचों का इस्तेमाल करके वहां पर स्पीच देकर के इस तरीके की बात करते हैं। आप भगवान विष्णु पर इस तरीके की टिप्पणी करते हैं जिससे लोगों की संवेदनाएं आहत हो जाती हैं, जिसकी वजह से लोगों की सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाती हैं, और उसके बाद में हम देखते हैं क्या हश्र होता है। और सुप्रीम कोर्ट में जो नहीं होना चाहिए था, जो हमने इतिहास में नहीं देखा कभी, वो हो जाता है। तो ये सारी चीजें जो दोस्तों हैं वो यकीनन तौर पर बी.आर. गवई साहब के डबल स्टैंडर्ड को दर्शाती हैं। और बी.आर. गवई साहब आज जब बाहर से बैठकर नसीहत दे रहे हैं, शायद हो सकता है कि वो अपनी तमाम गलतियों को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हों कि उन्होंने किन किन मामलों पर अननेसेसरी स्टेटमेंट दे दिया जिसकी वजह से ये भूचाल आ गया। तो कुल मिलाकर के बी.आर. गवई साहब का कॉन्क्लेव में जाना और इस तरीके की बातें कहना अब उन पर ये उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए सोशल मीडिया पर लोग बात कर रहे हैं कि ये तो एक ही सिचुएशन में हो सकता है कि 100 चूहे एक बिल्ली खा लेती है और फिर हज में चल देती है। तो इसीलिए बी.आर. गवई साहब की भी तीखी आलोचना की जा रही है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।